स्वच्छ साफ आसमान, शरीर को सुख देने वाली नर्म नर्म धूप, नगर से दूर रम्य प्राकृतिक पथिकों के पद चिन्ह से बनने वाला गैर कानूनी मार्ग पगडंडी। इधर उधर ललेहाते हरे भरे अंकुरित खेत, जहाँ तहाँ अनवरत परिश्रम के आदि विश्व के अन्नदाता किसान, सघन वृक्षों की छाया में विश्राम लेने वाले सुंदर मृदुभाषी पशु पक्षियों के जोड़े, श्रवण प्रिय मधुर स्वर से निनादित वायुमंडल और समीर की प्राकृतिक आनंददायक झंकृति। महामानव धन्य कुमार चला आ रहा था उसी पगडंडी पर, प्रकृति की रूप भंगिमा को निरखता हुआ, प्रसन्न और मुदित होता हुआ। क्षण प्रतिक्षण जिज्ञासाएं बढ़ती चली। हृदय चाहता विश्व की समस्त ज्ञातव्यताएं उसमें समा जाएं, सभी कला कौशल्य उसमें प्रेम करने लगें। नया खून जो ठहरा, सुख और दुलार की गोद में पोषण पाने वाला। सामने के खेत में हल चलाया जा रहा था। ठिठक कर रुक गया, देखने लगा। किसान कला का आवश्यक प्रयोग। किसान अपनी धुन में मस्त, उसे पता नहीं कोई देख रहा है या कोई है भी, और ज़रूरत भी क्या है। कुछ देर खड़ा रहा, लालायित दृष्टि को स्वतंत्र किए हुए, अचल मंत्र मुग्ध या रेखांकित चित्र की भांति। अचानक उस हलधर की दृष्टि पड़ी नरपुंगव धन्य कुमार पर। कैसा प्यारा सुहावना मुंह, ओहो हो। सुदर्शन। मन में एक स्फूर्ति सी पैदा हुई, उमंग सी पनपी, इच्छा हुई कुछ बातें की जाएं, सत्कार किया जाए। अपरिचित है तो क्या हुआ, पर है तो प्रभावशाली। धन्य कुमार ने देखा, हलवाहक प्रेम पूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देख रहा है। उसकी मजबूत भुजाएं शिथिल सी होती जा रही हैं। परिश्रम से विरक्त सा, ठगा सा वह ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। 2 कदम आगे बढ़कर वह कहने लगा, क्या यह कला मुझे सिखा सकते हो? उसके बोलने से मानो फूल झड़ पड़े। उसने अनुभव किया स्वर्गीय सुख। बात कर सकने का अवसर उसे स्वतः ही मिल गया था। अविलंब यथासाध्य स्वर को मृदु बनाते हुए हलधर बोला, हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। दरिद्रता ने बात पूरी करने का साहस छीन लिया था। हृदय विवश धन्य कुमार क्षण भर चुप, देखता भर रहा उसकी ओर। शर्त सुनना उसके लिए अनिवार्य था। कलाकार जो बनना था। सो बोला, क्या शर्त है तुम्हारी? हलधर को प्रोत्साहन मिला। बचे खुचे धैर्य को बटोर कर कहने लगा, यही कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं भी उच्च वर्ण श्रावक ही हूँ। और देखने लगा संशयात्मक दृष्टि से धन्य कुमार के भव्य मुख की ओर, जैसे अपने आंतरिकता की पूर्ति खोज रहा हो। एक छोटी सी नीरवता, चाह कि आतिथ्य को अस्वीकार कर दें, लेकिन कला शिक्षण का लोभ। कहना पड़ा, हाँ मित्र, स्वीकार है। आप विराजिए जरा, मैं पात्र बनाने के लिए पल्लव इकट्ठे कर लाऊं। हलधर ने बैठने योग्य स्थान की ओर संकेत करते हुए सब भक्ति निवेदन किया। अच्छा ठीक है, बैठ जाते हैं। भोजन भार मालूम हो रहा था और विलंब असहनीय, पर व्यवस्था सामने खड़ी थी और दृष्टि थी हल बैल पर। हलधर तो चला गया। धन्य कुमार बैठा रहा कुछ देर, इच्छा पर काबू किए हुए, किंतु विचार आया, यूं बेकार बैठने से क्या लाभ। तब तक हल चलाने का अभ्यास ही किया जाए, प्रयास किया जाए तो कैसा रहे। और वैसे भी वह अभी काली पड़ा है। हृदय की उत्कंठा ने प्रस्ताव का समर्थन किया। वह आगे बढ़ा, हल चलाने लगा।
निरपराध पृथ्वी का वक्षस्थल विदीर्ण होने लगा। हल में लगा हुआ नुकीला लोहा अपनी निर्दयता का सफल प्रदर्शन करने लगा। बैल अपने नए हलधर के नेतृत्व में 4 कदम ही चले थे कि ठक 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 रुक गया हल। क्या हुआ? धन्य कुमार देखने लगा। हल के रुकने का आकस्मिक सबब देखा। पृथ्वी के गर्भ में एक घड़ा दानव की तरह हल के मार्ग में बाधक बना हुआ है। खोद कर निकाल बाहर करने के विचार से वह मिट्टी हटाने लगा अपने नवनीत जैसे कोमल हाथों से, पर आश्चर्य सीमा लागने लगा। उस घड़े में अपार धनराशि भरी हुई थी। सोचने लगा, भोला सा धन्य कुमार, ये तो अनधिकार चेष्टा थी मेरी। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे उसकी आज्ञा के बिना हल छूना ही नहीं चाहिए था। उसने अपना धन छिपा कर रखा हुआ है और मैंने उसको व्यक्त कर दिया। वह अवश्य इससे रुष्ट होगा। पश्चाताप से झुलसे हुए मन ने तिल मिला दिया था उसे। जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर छिपाने लगा और जैसे को तैसा कर आ बैठा अपने ही स्थान पर, मानो कुछ हुआ ही नहीं, अपने स्थान से हटा ही नहीं। दोनों बैठे गरीबी द्वारा सुलभ रूखे सूखे किंतु प्रेमपूर्ण भोजन के लिए। दोनों मौन खा रहे थे। विचारधाराएं शतलज की भांति बेगवती हो रही थीं। विपरीत, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। हलधर सोच रहा था, आज का दिन वाकई में धन्य है। एक महापुरुष के साथ भोजन करने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है। और इधर धन्य कुमार सोच रहे थे, मैं अपराधी हूँ। उसके धन को मैंने देख लिया और ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अभी उसे पता नहीं है। पता होने पर बस खा पी कर चल देना ही ठीक है। फिर देखा जाएगा कला का शिक्षण। हलधर चाहता जिंदगी भर बस इसी तरह खाते रहे, कभी वियोग ना आए। और वहीं धन्य कुमार सोचता, कब खाना खत्म हो, कब छुट्टी मिले। भोजन हो चुकने पर प्रसन्नता भरे स्वर में हलधर बोला, आपने मेरी प्रार्थना का आदर किया महापुरुष। अब मैं भी कला सिखाने के लिए उद्यत हूँ, आइए ना। धन्य कुमार घोर संकट में, क्या करें अब, घबरा कर बोला, बात यह है कि मुझे अब जल्दी है और पहुंचना भी तो है, फिर कभी सीख लूंगा। और चलने लगा अपने पथ पर। हलधर इस रहस्य से अनभिज्ञ था। निर्निमेष देखता हुआ बोला, पर ऐसा क्यों महाराज? धन्य कुमार 10-12 कदम आगे जा चुका था। वहीं से घूमकर बोला, अब बस जा रहा हूं। और ऐसा कहते ही उसने हाथ जोड़ लिए। हलधर का जैसे आशा स्वप्न भागा जा रहा हो। हाथ जोड़े, पैर पड़े, जब तक धन्य कुमार दृष्टि से ओझल न हो गया। मूर्तिमान खड़ा रहा। फिर निराशा, अन्य मनस्क आ गया अपने काम पर। बेमन से काम करने लगा। बैल थोड़ा आगे बढ़े और ठक की आवाज से अटक गए। कुछ मजबूत हाथों ने मिट्टी हटाकर देखा। धन से भरा हुआ घड़ा। उस गरीब की आंखें चौंधियाने लगीं। इतना धन? सोचने लगा, यह उसी माँ भाग्य के चमत्कार का द्रव्य है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। अगर मेरा होता तो पूर्वज जोतते आए हैं। मैंने जब से होश संभाला कभी एक पैसा नहीं मिला। आज इतना धन? ना, मेरा कोई अधिकार नहीं इस पर। यह सब उसी का है। उसी को देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। और वह भागा बेतहाशा उसे लौटाने के लिए। मन आशंका में उलझा हुआ था ना, भय भी था अपराध का। यदि पंख होते तो कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया होता। तो भी उसने गति में अपने सामर्थ्य के अनुसार वृद्धि की थी। मुड़ मुड़ कर देखता रहा, कहीं आ तो नहीं रहा है।
बहुत दूर निकल गया। भयाकुल चित्त धन्य कुमार। विश्वास जम गया कि अब आएगा नहीं, लेकिन विश्वास का धरातल बालू की दीवार की तरह अस्थायी निकला। कानों ने सुना, आंखों ने देखा, वह पुकारता हुआ भागता हुआ आ रहा है, सच चला आ रहा है इसी ओर। धन्य कुमार का होश गाफिल हो चुका था। सारा शरीर पत्ते की भांति कांप उठा, रुक गया जहां का तहां। वह पास आया। धन्य कुमार ने समझा जैसे उसका अंत समय है। काल सामने खड़ा है, पर इसके मुख पर रौद्रता यूं नहीं, वही दीन भाव, वही श्रद्धा दृष्टि। हे प्रभु, आप लौट चलिए, आपका धन्य वहां रह गया है, उसे ले आइए। मेरा धन? हाँ प्रभु, आप ही का। पर मेरे पास तो शरीर पर इन वस्त्रों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, मेरा धन कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, लेकिन वो जो घड़ा खेत की मिट्टी के नीचे दब निकला है, वो आज आपके भाग्य चमत्कार का ही प्रसाद है महापुरुष। भाई वो मेरा नहीं है, तुम्हारे खेत में जो कुछ है सब तुम्हारा ही तो है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। अगर मेरा होता तो आज ना निकलकर पूर्वजों के सामने निकलता। मैं इतने दिनों से इसे जोत रहा हूँ, आज तक तो नहीं निकला, पहले निकल सकता था। मगर आप विश्वास कीजिए, एक भी कौड़ी नहीं निकली, और आज आप आए हैं तभी ये निकला है। यह धन आपका ही है और आप ही इसके मालिक हैं, मेरे लिए तो मात्र मिट्टी समान है। देखो, मैंने कहा ना, यह धन मेरा नहीं है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता। ना जानिए, पर आप उसे हटा लीजिए, मेरे ऊपर से व्यर्थ का भार उठे। लेकिन मैं उसे हटाऊं तब जब वह मेरा हो। धन आपका और आपका ही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई यह धन मेरा नहीं है, तुम्हारा ही है। मेरा? जिसने गरीबी की गोद में बैठकर जिंदगी बिताई है। इतनी उम्र हुई, इतना धन स्वप्न में भी नहीं देखा मैंने। इस गरीबी का आप मजाक उड़ा रहे हैं ना? यह बात धन्य कुमार के मन में शूल सी चुभी। बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मैंने बड़ी करी, धन मेरा ही सही, लेकिन अब मैं तुम्हें इसे देता हूं। अगर प्रेम मानते हो तो स्वीकार करो। हलधर के अधरों में स्पंदन हुआ। कुछ शब्द कंठ से बाहर आने के लिए उद्यत हुए, पर वह बोल ना सका, चुप रहा।